चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल होते हैं। और वो मैटर किस टाइप के होते हैं, उनके नेचर क्या क्या होते हैं, हम उस सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and texture. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं उनका अलग शेप होता है, साइज़ होता है, उनका अलग टेक्सचर होता है और इन सारी चीज़ों को साइंटिस्ट ने एक नाम दिया है जिसे हम मैटर कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, star, plant and the animals, even a small drop of water or a particles of sand, everything is a matter. यहाँ पे सारी चीज़ें इस दुनिया में क्लाउड हो, चाहे जो हो, खाना हम खाते हैं, जो सांस हम लेते हैं, सांस के लिए जो हम हवा यूज़ करते हैं, वो हर एक चीज़ एक मैटर ही है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। मतलब इन सब के पास जितने भी मैटर होते हैं उनके पास अपना एक मास होता है, एक अपना डेफिनेट वॉल्यूम होता है और वो कहीं ना कहीं कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन्स बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड द वाटर। ह्यूमन्स बीइंग है जो हमेशा ये खोजने के लिए रहती है कि उनके आसपास के सामान मतलब हैं क्या, कौन कौन से मैटर प्रेजेंट है। और अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे जो पहले जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने ये सारे मैटर्स को 5 बेसिक एलिमेंट्स के रूप में उन्हें क्लासिफाइड कर दिया था, जिन्होंने उसे नाम दिया था पंचतत्व और जिसमें था एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of matter. तो अर्ली इंडियन फिलोसोफर जो थे उनके अकॉर्डिंग था कि जितनी भी चीज़ें होती हैं चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सारी की सारी एयर, अर्थ, फायर एंड स्काई और वाटर से मिलकर बनी होती है और एंड में उसी चीज़ों में ख़त्म भी हो जाती है। यानी कि पंच तत्व से वो बनती भी है और पंच तत्वों में ही जाके वो विलीन हो जाती है। बट modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना, उन्होंने पंचतत्व वाले कॉन्सेप्ट को नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि जितनी भी मैटर होते हैं उन्हें सिर्फ हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspect of matter will be taken up in the subsequent chapter. और इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम आने वाले चैप्टर यानी सबसीक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। For a long time, 2 schools of thoughts prevailed regarding the nature of the matter. One school believed matter to be continuous like a block of a wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले टाइम में काफ़ी समय तक ये सोचा जाता था कि जो मैटर होते हैं वो या तो ऐसे ब्लॉक्स वाले वुड के बने रहते हैं, मतलब उनके अंदर लाइक यहाँ पे ऐसे कोई पार्टिकल है तो वो बिल्कुल एक लकड़ी की तरह सख्त है, बिल्कुल उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल पास हैं, बिल्कुल भी उनके अंदर गैप नहीं है। और कुछ लोग ये सोचते थे कि नहीं, जो मैटर होता है वो सैंड की तरह बना रहता है, मतलब उनके बीच में बहुत सारे ऐसे दूर दूर तक गैप ही गैप रहते हैं उसके अंदर। तो ये सोचने के लिए कि दोनों में से कौन सही बोल रहा है, हमने एक यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म की है
और ये फाइंड करने के लिए कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं और पर्टिकुलेट होते हैं। कंटिन्यूअस मतलब एक ही साथ ऐसे लगे रहना कंटिन्यूअस कहलाता है, और पर्टिकुलेट मतलब लाइक दिस, मतलब कहीं कहीं पे होना एक जगह, मतलब मैटर के पार्टिकल्स का सिर्फ कहीं कहीं पे होना पर्टिकुलेट कहलाता है। ओके भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. तो इन्हीं क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमने ये थिंकिंग ली कि जितने भी मैटर होते हैं वो पार्टिकल के बने होते हैं। What was there in the spoon? Salt or sugar has no spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1. तो यहाँ पे एक बीकर हमने लिया है जिसके अंदर वाटर है, तो वाटर जो कि एक मैटर है, तो मैटर एक पार्टिकल होंगे ही उसके अंदर, तो ये रहे वाटर के पार्टिकल्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। उसके अंदर हमने सॉल्ट लिया है एक स्पून में और हमने उसे स्टिर किया है, और उसके बाद क्या होता है कि जितना भी वो सॉल्ट होता है वो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और बिल्कुल गायब हो जाता है, उसके अंदर मिक्स हो जाता है प्रॉपरली। When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between the particles of water. तो ऐसा क्यों हुआ कि जो सॉल्ट था वो वाटर के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो गया? तो उसका आंसर ये है कि जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो काफ़ी दूर दूर तक थे, और उनके बीच जो गैप था उसके बीच आके सॉल्ट के पार्टिकल ऐसे फंस गए और डिज़ोल्व हो गए, जिसकी वजह से हमें वाटर के अंदर वो सॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा था। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि जो मैटर होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस भी नहीं होते, एकदम लगातार भी नहीं होते, और पर्टिकुलेट भी नहीं होते, क्योंकि वो हर मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अगर हम सॉलिड की बात करें तो उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, बट वाटर के केस में जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये अराइज होता था, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स तो होते हैं लेकिन ये कितने छोटे होते हैं। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म की है। उससे पहले यहाँ बॉक्स में कुछ लाइनें लिखी हैं, उसे पढ़ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे वैसे सिर्फ एसआई यूनिट की बात की गई है कि जो एसआई यूनिट होता है मास के लिए वो किलोग्राम होता है, और एसआई यूनिट जो वॉल्यूम का होता है वो मीटर क्यूब होता है, बट उसे लीटर ही लिया जाता है। और 1 लीटर 1 dm क्यूब होता है, 1 लीटर 1000 ml होता है, 1 लीटर इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारी जो यूनिट्स हैं ये याद करने लायक है। तो ये हमारी एक्टिविटी 2 है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ समझा दे रही हूँ कि इस एक्टिविटी 2 में हुआ क्या है। यहाँ पे हमने एक्चुअली 100 ml का एक कोई भी सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर हमने कुछ ड्रॉप्स ऐड की हैं, और ये जो ड्रॉप्स हैं ये पोटेशियम परमैंगनेट की है, जिसकी वजह से इस बीकर में रखा हुआ 100 ml वाटर कुछ इस तरीके का ग्रीन कलर का बन गया है। तो ऐसा करने के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर तो हमने पूरा ये पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर दिया है, बट 2 to 3 ड्रॉप ही ऐड किया है। उसके बाद हमने इसके अंदर से 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन को निकाला और उसको अगले कंटेनर में डाल दिया, अगले वाटर वाले कंटेनर में डाल दिया जिसमें सिंपल वाटर था। फिर उसके बाद फिर हमने उसमें से 10 मिलीलीटर निकाला और फिर अगले खाली कंटेनर जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर था उसके अंदर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आते जा रहा है, कि जैसे जैसे हम निकाल रहे हैं ये जो कलर है वाटर का और पोटेशियम परमैंगनेट का उसमें डिज़ोल्व होने का, वो कलर जो है वो फेड होता जा रहा है। यहाँ पे यहाँ आते आते तक वो हल्का होता जा रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बीकर में जो पोटेशियम परमैंगनेट का अमाउंट था वो सबसे ज़्यादा था। उसके बाद जब वो इस बीकर तक आया तो वो बहुत ही कम हो गया, और थर्ड बीकर तक आते हुए वो और कम हो गया, और फोर्थ बीकर तक भी वो सबसे ज़्यादा कम हो गया। इसलिए यहाँ पे सबसे हल्का कलर हमें देखने को मिलता है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज़ दैट just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 liter. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into the smaller and smaller particles. तो अभी जो हमने ऊपर एक्टिविटी देखी उससे हम ये जो कंक्लूज़न है वो निकाल सकते हैं कि हमने 2 to 3 ड्रॉप्स ही सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट की डाली थी, फिर भी वो 4 बीकर तक पानी को कलर करता चला गया। तो उसमें कितने सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल होंगे तभी तो ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं।
The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. तो हम यही सेम एक्टिविटी डिटॉल के साथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, जिसमें हमें ये पता चल जाएगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो कितने ज़्यादा छोटे होते हैं. So the conclusion is the particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. और हमारा अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो हमने अभी ऊपर ये तो देख लिया कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने ज़्यादा छोटे होते हैं. और अब हम ये देखेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. तो पार्टिकल्स जितने भी होते हैं मैटर के अंदर वो अपने बीच में कुछ स्पेस रखते हैं, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन स्पेस ज़रूर होता है उनके बीच में. इन एक्टिविटीज़ 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or the potassium permanganate got evenly distributed in water. तो हमने जितनी भी 2 एक्टिविटीज़ देखी उसमें हमने ये देखा कि जो सॉल्ट, शुगर और डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट जितनी भी चीज़ें हमने यूज़ की वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था. सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ one type of matter get into the spaces between the particles of the other. This shows that there is the enough space between the particles of matter. तो ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको ऊपर बताई थी कि जो भी चीज़ वाटर के अंदर ऐड हो रही है इसका मतलब ये है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस है जिसके अंदर जाके वो शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स स्टक हो जा रहे हैं और हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो सारे के सारे मूवेबल होते हैं. ये नहीं कि वो अगर एक जगह पे हैं तो वो एक ही जगह पे ही रहेंगे. जैसे वाटर की पार्टिकल्स हो गए, अगर हम उसे चम्मच से ऐसे मिक्सअप करेंगे तो उसके पार्टिकल जाहिर सी बात है कि इधर से उधर जाएंगे ही, अपनी पोजीशन से डिसलोकेट वो होंगे ही होंगे. तो हमने इस टॉपिक से रिलेटेड ऊपर कुछ 3 एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया. आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं. वैसे मैं समझा देती हूँ कि उन एक्टिविटीज़ में क्या बताया गया था. आप अगर क्लासरूम के अंदर हैं तो ये कहा गया था कि आप एक कॉर्नर में एक अगरबत्ती को जलाइए और कुछ दूर तक जाके स्मेल करिए कि कहाँ तक उस अगरबत्ती की स्मेल आती है. तो ऐसा तो है नहीं, हम पहले जब जलाएंगे तो उसके आसपास के एरिया में आएगी, फिर हम नोटिस करेंगे कि वो जो स्मेल है वो धीरे धीरे फैल रही है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो उस एयर में जितने भी पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे मूव करते हुए इतने फैल गए कि हमें पूरी की पूरी क्लास में वो स्मेल आ रही है. तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज़ दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी. तो जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा मूवेबल होते हैं, इसलिए उनके पास जो एनर्जी रहती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, यानी कि जो गति में रहती है उस टाइम पे किसी भी मैटर या किसी भी थिंग के अंदर जो भी एनर्जी रहती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर. और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जितने भी पार्टिकल होते हैं वो जल्दी जल्दी स्प्रेड होंगे. सो वी कैन से that with increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि पार्टिकल्स मूव करते हैं तो पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है. अब वो मूव जल्दी जल्दी कर लेंगे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें. तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के. जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स के मूव करने की. In the above 3 activities, we observe that particles of matter intermixes on their own with the each other. तो हमने ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ की जिनमें से ये था अगरबत्ती जलाने वाला कॉर्नर में, तो उसमें हमने ये नोटिस किया कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो पहले इंटरमिक्स होते हैं, आपस में ही वो पहले मिक्स हो जाते हैं. They do say by getting into the spaces between the particles
This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called the diffusion. तो ऊपर वाली एक्टिविटीज़ में हमने ये देखा था कि जब हमने कॉर्नर में अगरबत्ती जलाई तो उसके जो अगरबत्ती में से जो एयर के पार्टिकल्स निकले होंगे वो पहले जाके उस सराउंडिंग के एयर पार्टिकल में मिक्स हुए होंगे, फिर जाके वो धीरे धीरे फैले होंगे. तो इस तरीके की मिक्सिंग जो कि दो डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स में हो रही हो तो उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं. डिफ्यूज़न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट. ओके. वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट on heating diffusion becomes faster. Why does this happens? तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम हीट करते हैं किसी भी चीज़ को डिफ्यूज़न जल्दी हो जाता है, डिफ्यूज़न फास्टर हो जाता है. और हम ऐसा why does this happen, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को मिक्स होने के लिए पार्टिकल के अंदर उन्हें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और हमें ये पता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो डिफ्यूज़न का जितना भी प्रोसेस होगा वो फास्टर ही होगा. लाइक अगर हम चम्मच से लेकर ठंडे पानी में चीनी को घोल रहे हैं तो उसे घुलने में टाइम लगेगा, रैदर देन अगर हम उसे गैस पे चढ़ा दें तो वो तुरंत घुल जाएगा. तो तुरंत घुलने का कारण एक यही था कि हमने उसके पास कुछ एनर्जी दी और उस एनर्जी के थ्रू हमने उसे हीट किया, और हीट करने से जो डिफ्यूज़न प्रोसेस था, चीनी का पानी में घुलने का डिफ्यूज़न प्रोसेस था, वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर हो गया और वो जल्दी घुल गया. और अब पार्टिकल्स की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस सी. तो इस एक्टिविटी के अंदर एक गेम को दिखाया गया है जो कि पहाड़ी इलाकों में खेली जाती है कि हमने इस तरीके से हाथों से क्रॉस करके एक दूसरे को पकड़ रखा है और हम डांस कर रहे हैं. और ऐसे केस में क्या होता है कि इन सब में से कोई भी एक दूसरे को छुड़ा के हट नहीं सकता, क्योंकि इन सबने अपने हाथ से एक दूसरे को लॉक कर रखा है, या फिर यूँ कह लो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा है. Above three activities suggested that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particle together. The strength of these force of attraction varies from the kind of matter to another. तो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं ऊपर, उसमें हमें ये पता चलता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, उन सबके बीच में एक फोर्स रहता है जो वो एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं. जैसे अभी हमने एक गेम देखा जिसके अंदर कोई भी लेडीज़ एक दूसरे को छोड़ के हट नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को ऐसे बाइंड कर रखा था अपने हाथों से, और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, तभी वो एक दूसरे को छोड़ के हट नहीं सकते थे. और वो फोर्स जो होता है वही फोर्स उन्हें एक साथ रहने में हेल्प करता है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम किसी मैटर को चाहें तो तोड़ सकते हैं, तो वो इस केस में होता है कि उनके बीच जो फोर्स होता है, अगर हम उस फोर्स से ज़्यादा प्रेशर वाला फोर्स उस मैटर के ऊपर अप्लाई कर दें तो उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो सकते हैं. और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी पार्टिकल के बीच में, वो वेरी करता है कि मैटर किस तरीके का है. लाइक पानी के अंदर जितने भी उसके पार्टिकल होते हैं मैटर के, पानी के, उनके बीच जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये कम होगा. लेकिन किसी अगर सॉलिड की बात कर ले, लाइक ईंट की बात कर ले या लकड़ी की बात कर ले, तो उसके अंदर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये बहुत ही ज़्यादा होगा. तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी मैटर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ये वेरी करते हैं एक मैटर से दूसरे मैटर की तरफ. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.